कोरोना वायरस भारत का ही नहीं, इस पूरे वर्ल्ड का बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, बहुत बड़ी महामारी बन चुकी है, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोगों की जान खतरे में है। और बहुत सारे लोग सिर्फ इस बीमारी से नहीं और भी अन्य बीमारियों से या अन्य परेशानियों से जूझ रहे हैं। और ये वायरस हिंदुस्तान आया नहीं, ये वायरस हिंदुस्तान लाया गया। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, इसके सारे फैक्ट हैं। आज मेरे हाथ में ये जो पेपर्स आप देख रहे हैं, ये पेपर सिर्फ खोखले कागज नहीं है, इन पेपर्स पे वो सारे फैक्ट हैं जो मैं आपके सामने लेकर आया। और इन सभी जो फैक्ट मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। बीबीसी न्यूज के मुताबिक जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक विदेशों से लगभग 336 फ्लाइट इंडिया आई, जिसमें चीन, ईरान और इटली खास करके अपने नागरिक लाने के लिए फ्लाइट वापस लाई गई थी। 27/3/2020 यानी कि 27 मार्च 2020 के दैनिक जागरण के समाचार पत्र में लव अग्रवाल और डॉक्टर रमन गंगा हडेकर के बयान के अनुसार भारत में 64,000 से अधिक लोग विदेश से भारत वापस आए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें से महज 8,000 लोगों ने अलग तरह एक कम्युनिटी सर्विसेज में, जो कि 8,000 लोग थे, उन्हीं को सिर्फ अलग थलग रखा गया। और बाकी 56,000 लोग कहां गए या वो अपनी फैमिली से मिले, किन किन के कांटेक्ट में आए, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। भारत में कोरोना वायरस का सबसे पहला मरीज केरल में 30 जनवरी को मिला, जो कि चीन के वुहान शहर में डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहा था और हिंदुस्तान वापस लाया गया था। भारत में चीन के वुहान शहर से 23 जनवरी तक 60 छात्र भारत में बिना किसी जांच के वापस आए। जब इस कोरोना वायरस के कारण चीन के वुहान शहर में ताबड़तोड़ बहुत ज्यादा मुश्किल भरा माहौल पैदा हो चुका था, तब तकरीबन हिंदुस्तान के 700 छात्र वुहान शहर या चाइना के अन्य शहरों में, जो कि डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहे थे, आनंद फानन मच गई और एक बुरा माहौल क्रिएट हो गया। और इनमें से ज्यादातर पूंजीपतियों के बच्चे थे। 700 बच्चों के लिए हॉटलाइन जारी की गई, जो कि इंडिया के सरकार द्वारा ये 3 नंबर दिए गए, जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ये 3 नंबर जारी किए गए, ये हॉटलाइन थी। इन तीनों हॉटलाइन पर वुहान शहर से लगभग 600 से अधिक कॉल्स आए। 27 जनवरी 2020 को चीन के वुहान शहर में फंसे 250 भारत के छात्रों को लाने के लिए एयर इंडिया का बोइंग B747 विमान 433 यात्रियों की क्षमता वाला भेजा गया। इसके बाद दूसरा एयर इंडिया 336 यात्रियों की क्षमता वाला विमान फिर से बाकी छात्रों को लाने के लिए भेजा गया। 5 डॉक्टर की टीम भी इन छात्रों की मेडिकल जांच कराने भेजी गई। वो 5 डॉक्टर कौन थे, उनके पास कोरोना वायरस की कौन सी जांच करने वाली किट थी, इसका कुछ पता नहीं। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्त्री के बयान के अनुसार कोई भी भारतीय छात्र कोरोना वायरस संक्रमित नहीं था। इनके बयान पर गौर करें तो इसी के बाद 30 जनवरी को केरला में पहला चीन वुहान शहर से आया कोरोना वायरस का पहला मरीज भारत में कहां से आया। अगर इनके बयान को देखें कि इन्होंने कहा था कि भारत में कोई भी चीन से लाया गया छात्र कोरोना संक्रमित नहीं है, तो पहला मरीज जो कि केरला में निकला, वो चीन के वुहान शहर में डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहा था, वो कोरोना संक्रमित कैसे हुआ। खैर, इसके बाद दूसरा कोरोना पीड़ित छात्र भी उन्हीं छात्रों में से निकला जो कि चीन के शहर में डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहे थे।
केंद्र सरकार ने तब कोई लॉकडाउन नहीं लगाया, ना ही कोई रेल बंद की, ना ही कोई फ्लाइट बंद की। मार्च के दूसरे सप्ताह तक भारत में 133 लग्जरी विमानों ने लैंड किया, जिनका किराया 90 लाख रुपए प्रति घंटा था, जिसमें चीन, ईरान, इटली, बहुत से भारत के मूल के लोग भारत वापस आए। 14 दिनों तक सेंटर में रखने की बजाय सभी को उनके घर जाने दिया। उस समय चीन, इटली, ईरान, यूएस, इन सभी जगहों पर कोरोना वायरस अपने उफान पर था। भारत में चुपचाप बिना बताए एनआरआई और उद्योगपतियों के बच्चों द्वारा लगातार कोरोना वायरस भारत में बड़ी संख्या में प्रवेश करता रहा। जब सारी दुनिया कोरोना वायरस को लेकर एहतियात बरत रही थी, 24 फरवरी 2020 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के 2 दिवसीय दौरे पर आए। पहला कार्यक्रम गुजरात के अहमदाबाद में एक स्टेडियम में किया गया, जिसमें भारत की नामचीन हस्तियां और लाखों की भीड़ मौजूद थी। मोदी गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उस वक्त क्या किया? खैर, मेरा मकसद गवर्नमेंट को पॉइंट आउट करना नहीं है। मेरा मकसद है सिर्फ और सिर्फ जो हमसे चूक हुई है उनको पॉइंट आउट करना, क्योंकि कोरोना वायरस उस वक्त रोका जा सकता था और अभी इसकी कंडीशन आप सभी लोग जानते हैं। खैर, इस कार्यक्रम को संपन्न करने में 100 करोड़ का खर्चा हुआ। यह पैसा भारत सरकार की कौन सी समिति ने खर्च किया, कुछ पता नहीं। डोनाल्ड ट्रंप आगरा के बाद दिल्ली आए। हजारों की संख्या में सुरक्षाकर्मी और पूरा प्रशासन, पूरा मंत्रिमंडल बिना किसी मेडिकल सुरक्षा के आते जाते रहे। 10 मार्च को होली का त्योहार। दैनिक जागरण में एम्स के निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एडवाइजरी जारी की थी। इसी समाचार पत्र में यह भी लिखा था कि कोरोना वायरस जम्मू से केरल तक पसरा। इसी दैनिक जागरण का अपना मत था कि होली जनमानस के लिए साल भर का त्योहार, कोरोना वायरस से बिल्कुल भी न डरे। खैर, 13 मार्च को केंद्र सरकार ने खुद का कहा कि कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। 13 मार्च में भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या लगभग 60 तक पहुंच चुकी थी। एक लिस्ट भारत में निम्न धार्मिक स्थलों, कार्यक्रमों और अन्य कार्यक्रमों पर भी नजर डाल लेते हैं। कब क्या हुआ? 13 मार्च 2020 को कनिका कपूर ने कानपुर नगर में अपने मामा के घर में कार्यक्रम किया था। 13, 14, 15 मार्च तक कई पार्टियों में लगभग 400 लोगों के संपर्क में आई। 14 मार्च 2020 को निजामुद्दीन मरकज में अधिवेशन शुरू हुआ। 15 मार्च 2020 को निजामुद्दीन मरकज का अधिवेशन खत्म हुआ। 16 मार्च 2020 को हिंदू महासभा की तरफ से गौमूत्र पार्टी। 16 मार्च 2020 को दिल्ली सरकार ने सभी धार्मिक स्थल बंद कर दिए। 17 मार्च 2020 को तिरुपति में 40,000 लोग जमा थे। 18 मार्च 2020 को दूसरे दिन भी तिरुपति में लगभग 40,000 लोग जमा थे। साईं मंदिर में भी कुछ ऐसी ही भीड़ थी। वैष्णो देवी में सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक लगभग 8,500 लोगों ने पंजीकरण कराया था। केंद्र सरकार की सूचना के बाद भी इनको दर्शन के लिए जाने दिया। भारत के लगभग सभी धार्मिक स्थल पर भीड़ जमा हो चुकी थी। 19 मार्च 2020 को तिरुपति सहित वैष्णो देवी के मंदिर बंद किए गए। 21 मार्च तक कोरोना वायरस को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश नहीं की गई। मेले और बाजारों का आयोजन होता रहा। पिक्चर, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल सभी अपने नियमित टाइम और डेज के अकॉर्डिंग खुलते रहे। 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लागू किया गया। इसी दिन मोदी ने भारत की जनता से अपील भी की कि शाम 5 बजे अपने घरों की बालकनी में खड़े होकर थाली और ताली बजाएं। उसके बाद लोग हजारों की संख्या में, सैकड़ों
सड़कों पर उतरे, सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरे। डीएमएसपी तक इस मूर्खतापूर्ण कार्य में हिस्सेदार रहे। डीएमएसपी को निलंबित भी किया गया, पर इनके समर्थक नेताओं और अति उत्साहित भीड़ का पुलिस ने खुला समर्थन किया। 23 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ने शपथ ग्रहण समारोह आयोजन किया। पूरे मंत्रिमंडल के साथ सरकार बनाते नजर आए। 23 मार्च 2020 और 24 मार्च 2020 के बीच महज 4 घंटे का अंतराल पर 24 मार्च 2020 की मध्य रात्रि से लॉकडाउन लागू किया गया। 25 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ अयोध्या में राम मंदिर गए, दर्शन पूजा कर वापस आए। 24 मार्च 2020 की मध्य रात्रि में लॉकडाउन लागू किया जाता है, तब बात हाथ से निकल जाती है। इस तरह की इमरजेंसी लागू मान सकते हैं। आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम रूप क्यों दिया गया? मैं सभी मुद्दों पर बात करना चाहूंगा। मैं सिर्फ एक ही पक्ष नहीं रखना चाहता, मैं सभी का पक्ष रखना चाहता हूं। मेरा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ हमारी लापरवाहियां हैं, हमारे प्रशासन की लापरवाहियां हैं, जिसकी वजह से जिसका हर्जाना हम आम पब्लिक को झेलना पड़ रहा है। और सिर्फ इस वायरस के रूप में हम नहीं झेल रहे, हम झेल रहे हैं इसको भूखमरी के रूप में। हम झेल रहे हैं अपने बच्चों की पेट की उस पीड़ा के रूप में जो देखते हुए बर्दाश्त नहीं होती। हमने झेली है हजारों मील पैदल चलने की जो थकान, और उस पैदल चलने में भी जो हमारे साथ अत्याचार किया गया, उसको हम कभी भूल नहीं पाएंगे। उससे पहले आपको 2 धर्मों की बात बताता हूं कि यथास्थिति के लगभग एक जैसी थी, लेकिन भेदभावपूर्ण रवैये के कारण हिंदू मुस्लिम मुद्दा कैसे बनाया गया। आपको पता होगा वैष्णो देवी में 400 श्रद्धालुओं के फंसे होने की खबर आई थी। क्या है पूरा मामला, चलिए नजर डालते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से 18 मार्च 2020 को वैष्णो देवी प्रबंधन को सूचित किया गया कि कोरोना वायरस के चलते वैष्णो देवी मंदिर बंद किया जाए। लेकिन इस सूचना के मिलने से पहले 18 मार्च 2020 की सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक 8,500 लोगों का दर्शन के लिए पंजीकरण हो चुका था। मना करने की बजाय वैष्णो देवी मंदिर के प्रबंधकों के बयान के अनुसार पंजीकरण के बाद दर्शन करने से नहीं रोका जा सकता। लगभग सारे लोग वापस चले गए। बिहार से आया 400 लोगों का जत्था फंस गया, क्योंकि वैष्णो देवी के दर्शन और वापस आने जाने में 2 से 3 दिन का सफर उन्हें तय करना था। 18 मार्च 2020 को एजम्पशन में मान सकता हूं कि 18 मार्च 2020 को वो वैष्णो देवी के लिए निकले होंगे। वापस आते आते 20 या 21 मार्च हो गई। 22 मार्च से जनता कर्फ्यू लागू हो गया था। उसके बाद लगातार 23 मार्च की शाम तक लागू रहा। लगभग यही अंतराल रहा है कि और चीजें बंद कर दी गई थी। महज 4 घंटे के अंतराल पर ही 21 दिनों के लिए लॉकडाउन शाम को लागू कर दिया गया। उसके बाद कोई साधन नहीं मिलने की वजह से सभी के सभी 400 बिहार के श्रद्धालु जब वहीं फंस गए और अपने कुछ टाइम तक रहते रहे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनका पैसा खत्म हो गया, तो जिन मकानों में वो किराए पर रह रहे थे, उन मकानों ने उन्हें मकान खाली करने के लिए प्रेशराइज करना शुरू कर दिया। इनकी इस पीड़ा को सुनकर स्थानीय न्याय मित्र मोनिका कोहली और उनके साथी वकीलों ने जम्मू हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और दूसरी जज सिंधु शर्मा ने तत्काल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करते हुए मोनिका कोहली और अन्य वकीलों की दलीलें सुनी। यह सारी कार्रवाई मुख्य न्यायाधीश अपने घर में रहकर सुनवाई करते हुए दोनों जजों ने 11 पेज का जजमेंट सुनाया। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट 30/3/2020
2020 यानी कि 30 मार्च 2020 सोमवार को संघ शासित प्रदेश के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इन सभी 400 बिहार के तीर्थ यात्रियों को होटलों से नहीं निकाल जाने की व्यवस्था के साथ उनके भोजन, पानी व अन्य सुविधाओं का भी इंतजाम करें। यह तो हुआ हिंदुओं का पक्ष। अब बात करते हैं मुस्लिम पक्ष की। उस समय पूरे देश में निजामुद्दीन मरकज बड़ी जोर शोर से चर्चा में रहा। उसका सबसे बड़ा कारण आप सभी को पता है, हमारी महान मीडिया। मरकज शब्द से बहुत से लोग परिचित नहीं है, चलो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मरकज शब्द का मतलब है वो जगह जहां मस्जिदों के लिए एडवाइजरी जारी की जाती है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मुख्यालय, जो हर शहर में लगभग होता है और सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी होता है। सबसे बड़ी मस्जिद मरकज के तबलीगी जमात या जमाती वो लोग होते हैं जो इस्लाम धर्म की जानकारी देने का काम करते हैं। नमाज को कैसे पढ़ा जाए या नमाज को कैसे कायम किया जाए, नमाज में क्या क्या कमियां लोग करते हैं तो उन कमियों को कैसे दूर किया जाए, तो सरल शब्दों में यह कहो कि धर्म की सही जानकारी देने वाले सलाहकार। मरकज अधिवेशन तो 13 मार्च 2020 से शुरू हुआ और 15 मार्च 2020 को खत्म हो गया। तो फिर ये इतने सारे लोग कैसे फंसे रह गए? रुकिए, मेरी तरह आप भी भ्रम में पड़ जाएंगे तो मैं आपको छोटी सी कुछ चीजें बताता हूं कि अधिवेशन होना एक अलग बात है और जमाती होना एक अलग बात है। ये 100 साल पुरानी परंपरा है कि भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में यह परंपरा जमाती 30 दिनों से लेकर 4 महीने तक रुकते हैं। उनको कहां जाकर धर्म की जानकारी देनी है, ये बात भी मरकज मस्जिद वाले ही बताते हैं। इसलिए ये लगभग 1400 जमाती लोग रुके रहे। ऐसा नहीं है कि इनके एक जगह रुके होने की खबर एसडीएम या थाने को नहीं थी। विदेश से अगर कोई यात्री भारत में है तो उसका लेखा जोखा सरकार के पास रहता है कि वो कहां पर है और कितने दिन से है। 16 मार्च को दिल्ली सरकार 50 से ज्यादा व्यक्ति जमा होने पर रोक लगा देती है। उसके बाद 21 मार्च को धारा 144 लागू कर दी जाती है। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लागू हो जाता है। 24 मार्च को लॉकडाउन लागू हो जाता है। 25 मार्च को मरकज के प्रबंधक मौलाना शाद के बेटे मौलाना यूसुफ पुलिस और एसडीएम को लेटर लिखकर सूचित करते हैं कि इन सभी लोगों को घर भेजने का बंदोबस्त किया जाए और उनसे गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों को घर भेजने की जो भी आपकी प्रक्रिया है उसको संपूर्ण किया जाए। इसी मरकज के एक व्यक्ति की तमिलनाडु में मौत हो जाती है। मौत का कारण क्या था अभी तक कुछ पता नहीं चला। 29 मार्च को मरकज द्वारा लेटर कमिश्नर, दिल्ली कमिश्नर को भी लिखा जाता है। मरकज में शामिल एक व्यक्ति की मौत फिर हो जाती है, लेकिन मरकज से मात्र 100 मीटर की दूरी पर पुलिस थाना है। पुलिस सोती रही। 25 मार्च को दिए गए लेटर पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। 25 मार्च को ही तहसीलदार ने बिल्डिंग का दौरा किया और 26 मार्च को एसडीएम भी मरकज पहुंचे थे। 28 मार्च को डब्ल्यूएचओ की टीम भी मरकज पहुंची थी। 27 मार्च को 6 और 28 मार्च को 33 लोगों की जांच के लिए अस्पताल भेजा गया था। मरकज में छिपे या फंसे हुए विदेशियों ने अपने दूतावास जो उनके होते हैं उससे संपर्क किया या नहीं, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। बड़ी सोची समझी साजिश के तहत मरकज को मजहबी रंग दिया गया। तेलंगाना से एक खबर आती है, निजामुद्दीन मरकज से लौटे 6 लोगों की मौत कोरोना वायरस से हो गई है।
उसके बाद जी न्यूज, रिपब्लिक, TVR9, भारतवर्ष में जितने भी और चैनल्स हैं, आप जानते हैं हमारी स्पेशल मीडिया को, इन सभी ने मरकज को देशद्रोहियों का अड्डा बताना शुरू कर दिया और फिर शुरू हुआ सियासी खेल। खैर, इस मीडिया द्वारा आधी अधूरी जानकारी किसी कहानी की तरह पेश की गई और फैला दी गई। थाने में सूचना देने के बाद भी निजामुद्दीन में विदेशी छिपे होते हैं, लेकिन वैष्णो देवी में विदेशी श्रद्धालु या देशी श्रद्धालु फंसे होते हैं, जिसका नतीजा यह हुआ कि जो मुस्लिम दिल्ली हिंसा शाहीन बाग में बैठकर नहीं टूटा, उसे उस झूठी कहानी ने तोड़ दिया। मेरा मकसद आज भी किसी एक पर्टिकुलर पक्ष को रखना नहीं है। मेरा मकसद केवल आपकी आंखें खोलना है। इस मीडिया, इस सोशल मीडिया, इन प्लेटफॉर्म से आप बचकर रहें, क्योंकि ये हमारे दिलों में जहर घोल रहा है। देखो, अब जिस तरह ये वायरस हमारे देश में प्रवेश हुआ है, हो चुका है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। अब इन बातों का कोई फायदा भी नहीं होता है, लेकिन ये कुछ फैक्ट्स हैं आपकी आंखें खोलने के लिए। ये वो फैक्ट है, अगर आप रियलिटी में समझ पाए तो आप मेरी बात को समझते हुए इस चीज का जरूर जायजा लेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। हर मुद्दे को मजहबी रंग, पॉलिटिकल रंग देना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें सेंसिटिव होती हैं और ये वायरस कोई मजहबी वायरस नहीं है। ये वायरस बहुत खतरनाक है। ये किसी के मजहब को देखकर उसकी जान नहीं लेता। मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि सुरक्षित रहें, अपनी फैमिली को भी सुरक्षित रखें। थैंक यू सो मच।